सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज के वीडियो में हमने क्लास 10 के, ठीक है, क्लास 10 के जो मैथ के यानी गणित के जो आप लोगों का 3 नंबर वाला प्रश्न आता है, यानी सब्जेक्टिव टाइप का 3 अंक वाला, उसका वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। 10 प्रश्न, उसमें से आप लोगों का 6 प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं और आसानी के साथ हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला यहाँ पर चैप्टर के नाम के साथ हम लोग करेंगे कि कौन चैप्टर से कौन मतलब प्रश्न आ सकता है। जैसे कि पहला नंबर प्रश्न है एक्सरसाइज 1.3 से, यानी 1.3 से, यानी इसमें बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि यह संख्या एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का एक प्रश्न आप लोगों का परीक्षा में आएगा ही आएगा, ठीक है। प्रश्न क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी ये सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या ये है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना ये एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, ठीक है। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय संख्या में होगा तब इसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसीलिए 3 + 2√5 बराबर p/q। उसके बाद 2√5 को यहाँ पर 2√5 कर दिए बराबर p/q, यहाँ पर +3 है, इधर तो -3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर √5 को √5 लिख दिए, 2 को यहाँ पर दोनों में डिवाइड कर दिया, यानी p/2q -3/2, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, देखिए यहाँ पर जो p/q 2 3 है ये पूर्णांक है, इसीलिए ये p/2q -3/2 एक परिमेय संख्या है। जब ये कोई पूर्णांक रहता है तब ये क्या होता है, परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में √5 है, तो √5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये इसको परिमेय संख्या नहीं बोल सकते, क्योंकि √5 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल मतलब पूर्ण में नहीं निकलेगा, यहाँ पर दशमलव में निकला गया है, ठीक है। इसीलिए परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा मानना गलत था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद प्रूफ हो गया। एक प्रश्न अब आप लोगों का आ सकता है ग्राफ से, ठीक है। तो ग्राफ दिखाने के लिए आपको ग्राफ पेपर हमें दिखाना पड़ेगा, तो इसका ग्राफ वाला वीडियो हम बाद में दिखाई देंगे। तो ग्राफ से आप लोगों का एक 3 नंबर वाला प्रश्न आ सकता है, ठीक है। आप लोग ग्राफ का मतलब ग्राफ वाला आप लोग कर लीजिएगा, उससे एक प्रश्न आएगा ही आप लोगों का, ठीक है। एक प्रश्न आप लोगों का एक्सरसाइज 5.2 या 5.3 दो में से दो चैप्टर में से एक चैप्टर में से एक प्रश्न आएगा आप लोगों का, जो कि 3 नंबर वाला होगा। कुछ प्रश्न यहाँ पर हम लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जैसे कि पहला प्रश्न, एक प्रश्न है आप लोगों का कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें D 7 दिया गया है और 22वां पद 149 दिया गया है। देखिए 22 पदों का योग यानी S22 निकालने हमें बोला गया, तो S22 व्हाट लिख दिए। D = 7 दिया गया है और 22वां पद यानी A22 149 दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर A22 = 149 दिया गया है, और A22 बराबर क्या फॉर्मूला होता है, A + 21D होता है बराबर 149। तो A + 21D यानी 21 × D के मान 7, तो 21 × 7 बराबर 149। तो A + 21 और 7 को गुना करेंगे कितना होगा, 147 बराबर 149। तो A बराबर 149 - 147 कितना हो जाएगा, A बराबर 2 निकल जाएगा। अब हम निकालेंगे यहाँ पर, एक सेकंड, यहाँ पर अब हम निकालेंगे S22 निकालेंगे, ठीक है। S22 अब निकालेंगे तो Sn बराबर क्या फॉर्मूला था, n/2 2a + n-1 × D। तो S22 यानी n बराबर यहाँ पर 22 दिया गया है, तो n/2 यानी 22/2 × 2 × a 2 × a, ये निकला कितना, 2 निकला। तो प्लस n-1 n यानी 22 22 - 1 × D का मान तो 7 दिया गया था, तो 7। उसके बाद 2 11 में 22 11 हो गया, यहाँ पर 11, यहाँ पर 2 2 में 4, तो 4 लिख दिए। यहाँ पर 22 में 1 जाएगा तो 21, 21 × 7। उसके बाद 11, यहाँ पर 4 और 7 और 21 को गुना करेंगे कितना होगा, 147। 147 और 4 कितना होगा, 151, यानी 11 × 151। 151 और 11 गुना करेंगे कितना होगा, यहाँ पर 1661 आ जाएगा S22, ठीक है। इसका उत्तर आ गया। अब एक प्रश्न आप लोगों को और एक प्रश्न लिए 5.2 से लिया गया है। प्रश्न है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7वें अधिक है, इसका सारवा अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद लिए 10वें पद यानी A10 7 अधिक है यानी +10 +7, ठीक है। 7 अधिक है यानी +7। A17 क्या होगा, A + 16D होगा बराबर A10 क्या होगा, A + 9D होगा +7। यहाँ पर प्लस यहाँ पर भी है, इधर भी बराबर में प्लस है, तो कट जाएगा, बराबर में रहेगा। तो यहाँ पर 16D, तो 16D यहाँ पर +9D है, तो इधर -9D कर दे बराबर 7। 16D में 9D गया तो 7D बराबर 7, यहाँ पर 7 7 1 7 यानी D बराबर 1 यहाँ पर निकल चुका है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न, एक प्रश्न आप लोग का एक्सरसाइज 7.2 से आ सकता है। 7.2 से एक प्रश्न गारंटी के साथ लेते हैं कि एक प्रश्न आप लोगों का आएगा ही, ठीक है। कुछ
इंपॉर्टेंट प्रश्न हम ले चुके हैं, चलिए बना लेते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि बिंदु -4, 6 बिंदु A -6, 10 और B बिंदु को 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए इसको सबसे पहले कैसे बनाते हैं। दो बिंदु लीजिएगा, यहाँ पर ए बिंदु एक लीजिएगा, एक बिंदु बी लीजिएगा। ए बिंदु दिया गया यहाँ पर -6, 10, तो यहाँ पर -6, 10 लिख दिए। बी बिंदु यहाँ पर 3 -8, तो 3 -8 यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद दोनों बिंदु को मिला दीजिएगा। ये बिंदु जो होता है, ये बिंदु इसको कहा जाता है x1 y1, तो x1 y1। बी बिंदु में क्या होता है, तो ये होता है x2 y2। उसके बाद ये पर देखिए -4 और 6 से विभाजित कर रहा है, तो इसलिए -4 और 6 इसको कहा जाता है x1। इस बिंदु को निकालने का है किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हम मान लेते हैं कि k अनुपात 1 में यहाँ पर विभाजित करता है, और इसी को कहा जाता है m1 अनुपात m2। ठीक है, उसके बाद ये सब हम ले लिए। तो अब जैसे कि हम माने अभी कि माना रेखाखंड C बिंदु में k अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो अब हम निकालेंगे x बराबर, तो x बराबर क्या फॉर्मूला था, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइड m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पर देखिए x का मान यहाँ पर -4 दिया गया है प्रश्न में, x का मान यहाँ पर -4, तो -4 लिख दिए। m1 यानी k इंटू x2 यानी 3, तो इंटू 3 प्लस m2 यानी 1 इंटू x1 इंटू -6, तो -6 डिवाइड m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। ठीक है, उसके बाद इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पर ऊपर नीचे क्या होता है, गुना होता है, तो -4 इंटू के -4 इंटू प्लस 1, यहाँ पर -4 होगा। ठीक है, यहाँ पर -4, यहाँ पर बराबर k इंटू 3 के, यहाँ पर प्लस इंटू -6 इंटू 1 6। ठीक है, और -4 के इधर +3 के है, तो इधर -3 के हो जाएगा, बराबर -6 यहाँ पर, तो -6 यहाँ पर अगर -4 है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर +4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद -4 के -3 के, तो -7 के, यहाँ पर -6 में अगर -6 + 4 होगा तो कितना होगा, -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर -2, तो माइनस कट जाएगा, तो k बराबर 2/7 निकल गया। ठीक है, तो अनुपात हम लोग क्या माने थे, तो C बिंदु का अनुपात माने थे k अनुपात 1, यानी k का मान निकला है 2/7, 2/7 अनुपात 1। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे 2/7 अनुपात 1, तो कितना होगा 7, यहाँ पर 2/7 और नीचे वाला नहीं लेते, यानी 2/7 यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न एक तो आप लोगों का लिया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु A 1-5 और B बिंदु -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। देखिए, जिस अक्ष से बोला जाता है उसका कुछ तो मान निकलता है। देखिए, जैसे कोई भी बिंदु हम लेते हैं उसका x और y मान होता है, तो x अक्ष बोला गया तो x का मान निकलेगा, लेकिन y का मान 0 होगा। ठीक है, जिस अक्ष को बोला जाता है उसका मान निकलेगा और दूसरे बिंदु का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो बिंदु लीजिएगा, यहाँ पर A बिंदु एक लिए, एक बिंदु B बिंदु लिए। एक बिंदु का मान दिया गया 1-5, तो 1-5 ले लिए। B बिंदु यहाँ पर -4 और 5 दिया गया, तो -4 5 ले लिए। यहाँ पर इसको कहा जाता है x1 y1, इसको कहा जाता है x2 y2। और अभी हम लोग लिए कि ये x अक्ष यानी x0 होगा, तो x0 तो ये क्या होता है xy किस अनुपात में विभाजित करता है, मान लेते k अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो यहाँ पर k अनुपात 1 ले लिए। ठीक है, इसको बनाते आगे कि माना P बिंदु पर रेखाखंड x अक्ष से k अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ लीजिएगा ताकि आप लोगों का आसानी होगा। अगर यहाँ पर x लीजिएगा तो देखिए x का तो मान दिया गया x, तो इससे x लीजिएगा तो इससे आप लोगों का बनाने में थोड़ा मैथ बन जाएगा, लेकिन लंबा बन जाएगा। उससे अच्छा आप लोग 0 वाला लीजिएगा। देखिए y का मान यहाँ पर 0 लिया गया, इसलिए यहाँ पर हम y का मान लिए, क्योंकि इससे आसानी से बन जाएगा, क्योंकि y का मान 0 दिया गया है, 0 से नीचे वाला गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए ये वाला लिए। x से भी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा मैथ लंबा बन जाएगा, तो इसलिए y का हम लिए। तो y बराबर क्या होगा, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइड m1 प्लस m2। y का मान यहाँ पर 0 दिया गया है, तो यहाँ पर 0 बराबर m1 यानी k इंटू y2 यानी 5, तो 5 प्लस m2 देखिए m2 1 दिया गया, तो 1 इंटू y1 यानी -5, तो -5 डिवाइड m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1, तो k प्लस 1। इसको आगे करेंगे, अब ऊपर नीचे गुना होता है तो यहाँ पर गुना कर दिए, 0 से गुना करेंगे 0 होगा। यहाँ पर k इंटू 5 यानी 5k प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ पर -5 इंटू 5। ठीक है, इधर -5 है तो इधर हो जाएगा +5 बराबर 5k, 5 कर जाए k बराबर 1। तो अनुपात हम लोग क्या माने थे, k अनुपात 1, तो k का मान रख दिए 1:1 निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का एक प्रश्न आ सकता है एक्सरसाइज 7.3 से, ये भी आप लोगों का परीक्षा में आएगा ही। ठीक है, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाता है। तो चलिए एक उदाहरण लेकर हम लोग समझते हैं इसको किस तरह का बनाइएगा परीक्षा में। आएगा कि बिंदु
दिया गया है, बी दिया गया और सी दिया गया से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक त्रिभुज यहाँ पर अंकित कीजिएगा, त्रिभुज यहाँ पर छाप लिए, एक त्रिभुज छाप लिए यहाँ पर। उसके बाद ए बिंदु जैसे कि ए बी सी 3 बिंदु दे दिए। ए बिंदु दिया गया -5 और -1 लिख दिए। बी बिंदु 3 -5 3 -5 लिख दिए। सी बिंदु 5 2 5 2 लिख दिए। ए बिंदु को यहाँ पर x1 y1 कहा जाता है, बी बिंदु को x2 y2 कहा जाता है, सी बिंदु को x3 y3 कहा जाता है। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मान बिठा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है उसको लिख देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, बराबर हाफ इंटू x1 का मान यहाँ पर -5 तो यहाँ पर -5 बिठा दिए। y2 यानी y2 यहाँ पर कितना है -5 माइनस y3 यहाँ पर 2 है तो -2 प्लस x2 तो x2 कितना है, x2 यहाँ पर 3 है तो 3 यहाँ पर y3 माइनस y1 तो y3 यहाँ पर 2 है और y1 -1 है तो 2 माइनस तो यहाँ पर माइनस लिख दिया -1। ठीक है, उसके बाद x3 यहाँ पर 5 है प्लस इंटू y1 देखिए y1 -1 है तो -1 यहाँ पर लिए माइनस लिए। उसके बाद y2 -5 ले लिए। ठीक है, उसके बाद आगे इसको किए 1/2 यहाँ पर -5 यहाँ पर -5 -2 कितना होगा -7 होगा। यहाँ पर 3 तो 3 यहाँ पर 2 और माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 2 + 1 कितना होगा 3 तो 3 प्लस 5 यहाँ पर भी -1 इंटू -5 तो प्लस हो जाएगा, यानी -1 + 5 कितना होगा 4 होगा, यानी 5 × 4। उसके बाद हाफ इंटू माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 5 7 35 3 देखिए 9 9 4 5 20 सबको जोड़ेंगे। यहाँ पर 35 9 और 20 को कितना होगा 64 होगा। 64 को 2 से भागा देंगे तो 32 यानी 32 वर्ग मात्रक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल चुका है। ठीक है, एक प्रश्न आप लोग का एक्सरसाइज 8.4 से आएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न आप लोग का गारंटी के साथ लेते हैं कि ये प्रश्न आप लोग का आएगा ही। ठीक है, कुछ उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए कि रूटेंडर 1 + sin a डिवाइड 1 - sin a बराबर sec a + tan a, इसको प्रूव करना है। तो देखिए इस साइड वाला जो होता है उसको कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड, इधर साइड वाला कहा जाता है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड यानी शॉर्ट में कहेंगे तो LHS, तो LHS बराबर क्या है रूटेंडर 1 + sin a डिवाइड 1 - sin a। उसके बाद इसको परिमेयकरण करेंगे तो रूटेंडर यहाँ पर परिमेयकरण क्या करते हैं, यहाँ पर गुना करते हैं, नीचे वाला रहता है उसी को ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन साइन चेंज कर दिया। यहाँ पर माइनस है तो प्लस लेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा, तो नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे हम प्लस लेंगे, तो 1 + sin a डिवाइड 1 + sin a। उसके बाद बराबर रूटेंडर 1 + sin a इंटू 1 + sin a 2 को है इसलिए स्क्वायर 1 + sin a का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पर a - b यहाँ पर a + b है, तो a - b a + b क्या होता है a² - b² यानी 1² - sin स्क्वायर। उसके बाद रूटेंडर 1 + sin a का होल स्क्वायर, यहाँ पर 1 - sin स्क्वायर a का होल 1 - sin स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर है, यानी cos स्क्वायर a। यहाँ पर स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ पर रूट भी हट गया तो 1 + sin a डिवाइड cos a। ठीक है, उसके बाद cos a को दोनों में भागा दे दिए 1/cos a + sin a/cos a। ठीक है, उसके बाद 1/cos a क्या होता है sec a, तो sec a। उसके बाद sin a/cos a क्या होता है tan a। तो ये तो RHS है तो LHS बराबर RHS हो गया, यहाँ पर प्रूफ लिख दीजिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न एक उदाहरण हम लिए हैं यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए कि sin a + cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a + sec a का होल स्क्वायर बराबर 7 + tan स्क्वायर a + cot स्क्वायर a। तो इधर वाला LHS कहा जाता है, इधर वाला RHS कहा जाता है। तो LHS सबसे पहले लेते हैं। LHS बराबर दिया गया है sin a + cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a + sec a का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या दिया गया है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² यानी sin स्क्वायर, b² यानी cosec स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 × sin a + cosec a। उसके बाद ये भी a + b का होल स्क्वायर यानी a² यानी cos स्क्वायर प्लस b² यानी sec स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 × cos a × sec a। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर sin स्क्वायर a तो है तो यहाँ पर sin स्क्वायर a लिख दी। उसके बाद देखिए इसमें cos स्क्वायर a यहाँ पर है तो cos स्क्वायर a यहाँ पर लिख दिए क्योंकि ये 1 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर cosec स्क्वायर a यहाँ पर cosec स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद 2 sin a × cosec a तो यहाँ पर 2 sin a × cosec a यानी 1/sin a। उसके बाद cos a तो लिख दिए, sec स्क्वायर है तो यहाँ पर sec स्क्वायर a लिख दिए। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पर 2 cos a × sec a है तो 2 cos a, यहाँ पर sec a क्या होता है 1/cos a होता है। उसके बाद आगे इसको किए sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a बराबर 1 होगा। यहाँ पर cosec स्क्वायर a तो cosec स्क्वायर a, यहाँ पर यह sin a कट जाएगा बचेगा कितना 2 तो 2। यहाँ पर sec स्क्वायर है तो sec स्क्वायर, यहाँ पर cos a कट जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा।
उसके बाद यहाँ पर आगे इसको किए, यहाँ पर 1, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये होता है, ठीक है। इसीलिए कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिए। यहाँ पर 2 को 2 लिख दिए। यहाँ पर सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, तो इसलिए सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दिए बराबर +2, तो +2 बराबर इसको सुबह जोड़िए, तो 1 1 2 2 2 4 5 5 2 7 7। यहाँ पर टेन स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये RHS में दिया गया है। तो यहाँ पर एक लाइन और लिखना है आप लोगों को, यहाँ पर छूट गया मेरा। यहाँ पर लिखिएगा कि LHS बराबर RHS बराबर LHS बराबर RHS प्रूफ लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का रचना से एक प्रश्न आप लोगों का, उसके लिए हमें मतलब रचना के लिए अलग से वीडियो आप लोगों को बना देंगे, जो कि रचना चैप्टर आप लोगों का एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 है। इसमें से आप लोगों का एक प्रश्न आएगा। अधिकतर प्रश्न आप लोगों का एक्सरसाइज 11.1 से ही आता है, लेकिन किसी साल में आप लोगों का 11.2 से भी प्रश्न आ जाता है, तो दोनों को कर लीजिएगा, लेकिन अधिकतर आने की संभावना 11.1 से आ सकता है, ठीक है। एक प्रश्न आप लोगों का क्षेत्रमिति से आ सकता है, जो कि 3 नंबर वाला कि एक्सरसाइज 12.3 या 12.2 या 12.3 में से, उसमें से हम कुछ उदाहरण यहाँ पर ले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 1/4 काटा गया है, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि चित्रों में दर्शाया गया है। वर्गों के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इस तरह का ये चित्र भी परीक्षा में दिया रहेगा, क्योंकि प्रश्न में दिया गया था। देखिए इस तरह का है, इस तरह का, इसमें चारों कोनों में 4/4 काटा गया है और बीच में एक वृत्त काटा गया है। तो बोल रहा है कि शेष भाग का क्षेत्रफल निकालिएगा, तो पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकालिएगा, उसमें से 4/4 का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा और उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल भी घटा दीजिएगा, तो ये बचे हुए भाग क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आसानी के साथ यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस 4/4 का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और 4/4 का क्षेत्रफल यानी 4 × 4 यानी πr² 4 कट जाएगा। भुजा यहाँ पर दिया गया है, देखिए भुजा कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पर भुजा 4 सेंटीमीटर 4² माइनस 22/7 r²। तो वृत्त का व्यास यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दिया गया है, वृत्त का व्यास 2 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा 2 यानी 2/2 कितना होगा 1, यानी 22/7 × 1² माइनस 22/7 × r² यानी 1/4 का त्रिज्या दिया गया था 1 सेंटीमीटर प्रश्न में, इसलिए 1², ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 4 4 16 16, यहाँ पर 22/7 गुना 1 करेंगे तो 22/7 माइनस 22/7 × माइनस 22/7 हो जाएगा। इसको आगे अब हल करेंगे, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं 1 ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो 7, यहाँ पर कुछ नहीं, तो 7 16 से गुना कीजिएगा, 7 × 16 कितना होगा 112, 7 यहाँ पर 7 से 7 को डिवाइड देंगे 1 1 को ऊपर से गुना करेंगे 22, तो -22, 7 को 7 से डिवाइड देंगे 1, तो 1 को ऊपर से गुना करेंगे 22, ठीक है। उसके बाद इसको आगे कीजिएगा तो 122, यहाँ पर -22 कितना होगा -44, तो 112 में 144 जाएगा, तो 68 यानी 7 डिवाइड 60 यानी 68/7 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। और एक तो आप लोगों को उदाहरण लिए यहाँ पर, जो कि आप लोगों का मॉडल सेट में भी दिया गया था, इसलिए ये भी प्रश्न आप लोगों का इम्पोर्टेंट हो सकता है। प्रश्न है कि आकृति में 1/4 OBBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना दिया गया है, और OA मान 20 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और पाई का मान 3.14 लेने कहा गया, ठीक है। यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया, देखिए इस तरह का है, यहाँ पर जो ये छायांकित भाग है इसको निकालने का है, तो ये क्या 1/4 है, ये क्या 1/4 है, तो पूरा 1/4 में से हम अगर ये वर्ग है, वर्ग वाला क्षेत्रफल अगर हम घटा देंगे तो ये छायांकित वाला भाग क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो ये वाला निकाल देंगे। तो देखिए वर्ग का भुजा तो OA यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी ये वर्ग का भुजा है, वर्ग का भुजा तो दिया गया है, लेकिन 1/4 का त्रिज्या नहीं दिया गया है। तो देखिए ये 1/4 का त्रिज्या होगा OB, यानी ये जो वर्गों का विकर्ण है, तो सबसे पहले हमें OB निकलना होगा 1/4 के त्रिज्या के लिए। तो पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण क्या है OB² बराबर लंब स्क्वायर यानी OA² प्लस आधार स्क्वायर यानी AB²। तो OB² यहाँ पर OA 20 है, तो AB 20 होगा, क्योंकि वर्ग है, वर्ग के चारों भुजा बराबर होती है, प्लस 20 स्क्वायर, तो OB² बराबर 20 20 400 प्लस 20 20 400, ठीक है।
उसके बाद देखिए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर यहाँ पर स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, तो 400 प्लस 400 कितना 400 है 2 गो, तो 2 गुना 400, तो ओ बी बराबर 400 का वर्गमूल कितना होगा 20, तो 20 रूट 2 तो रूट 2 यानी 20 रूट 2 सेंटीमीटर, यानी चतुर्थांश का त्रिज्या या चतुर्थांश का त्रिज्या निकल गया 20 रूट 2 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर बटा 4, तो पाई आर स्क्वायर बटा 4 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, पाई के मान 3.14 लेने का आ गया, तो 3.14 और त्रिज्या अभी निकला 20 रूट 2 यानी 20 रूट 2 डिवाइड 4 माइनस भुजा 20 है तो 20 स्क्वायर, तो यहाँ पर 3.14, उसके बाद 3.14 यहाँ पर 3.14 20 रूट 2 यानी 2 को 20 रूट 2 यानी 20 रूट 2 इंटू 20 रूट 2 डिवाइड 4 माइनस 400, यहाँ पर 4 5 20 काट दिया, यहाँ पर 3.14, यहाँ पर 5 20 100, तो 100 और 2 को रूट 2 गुना करेंगे तो 1 2 हो जाएगा, तो 2 नीचे यहाँ पर 4 तो काट ही दिए थे, यहाँ पर पॉइंट हटाए तो नीचे 100 बचे, 100 काट गया माइनस 400। अब 314 गुना 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा 628 माइनस 400, 628 में 400 जाएगा कितना होगा 228 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का 3 नंबर वाला, जो कि प्रश्नों में आप लोग का परीक्षा में आप लोग का आ सकता है 3 नंबर वाला। तो ये कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो में। अगर 2 नंबर वाला वीडियो भी आप लोग अपलोड इसी चैनल में कर चुके हैं, अगर वो वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।